गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स की सीरीज के अंदर 13 सितंबर पे हम पहुंच चुके हैं और आई होप आपने पिछले दो मॉक टेस्ट जो थे उसे अटेम्प्ट किया होगा, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के तो कमेंट्स में उन्होंने अपना स्कोर लिखा था। बाकी स्टूडेंट्स ने भी आई होप अच्छा ही स्कोर उसके अंदर किया होगा। अगर आपने नहीं अटेम्प्ट किया है तो जो सैटरडे संडे को सुबह 7 बजे दो करंट अफेयर्स के और अलॉन्ग विद स्टैटिक के फुल फ्लेज मॉक टेस्ट आते हैं उसे अटेम्प्ट जरूर करिएगा। और जो आपका ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट होता है, जो आपका ऑनलाइन डिजिटल फॉर्म में सोल्व करना होता है, जिसमें आपको ऑल इंडिया रैंकिंग भी पता चलती है, दैट मॉक टेस्ट का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पर जाकर आप उसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577 फ्रॉम यूपीएससी सीएससी 2014 बैच। और आज के जो इंपॉर्टेंट एरियाज को हम डिस्कस करेंगे उसके अंदर मैं बता देता हूँ, देयर आर 10 वेरियस एरियाज जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। राइट टू सिट के बारे में जानेंगे, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम FXS के बारे में जानेंगे, डार्क वेब गोथमार फेयर के बारे में डिस्कशन करेंगे, एक पोर्टल है प्राण पोर्टल, इसके बारे में डिस्कशन होगा। पीएलआई स्कीम जो है, आप जानते हैं सरकार जो है पीएलआई स्कीम्स अलग अलग एरियाज के लिए लेकर आ रही है ताकि यहाँ पर प्रोडक्शन को ज्यादा बढ़ावा दिया जा सके, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। देन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द हेरिडिटी एनॉमली आउटलुक इंडेक्स, एक पर्टिकुलर इंडेक्स है, इसके बारे में जानेंगे। टेक्निकल टेक्सटाइल्स क्या होती हैं ये डिस्कस करेंगे। T+1 सेटलमेंट साइकिल DPGA के बारे में भी डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए, जैसे मैंने आपको बताया ऑल इंडिया मॉक टेस्ट, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो इसे प्लीज जरूर अटेम्प्ट करिएगा, क्योंकि इसकी नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर जो ऑल इंडिया रैंकिंग है वो रिलीज करी जाएगी। नाउ वन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, बिकॉज मेनी ऑफ यू वर आस्किंग फॉर दिस। आप में से काफी सारे लोग पूछ रहे थे दैट व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द यूट्यूब सब्सक्रिप्शन एंड द नेटवर्क सब्सक्रिप्शन। देखिए, पहले भी वैसे ये चीज मैं बता चुका हूँ। देखिए, यूट्यूब के ऊपर सब्सक्रिप्शन के अंदर आपका जो सब्सक्रिप्शन होता है दैट इज फॉर 1 मंथ ओनली, ठीक है। नेटवर्क का जो सब्सक्रिप्शन होता है वो आपका 1 साल का होता है। 1 साल, 2 साल, 3 साल, डिपेंड करता है कौन सा कोर्स आप ले रहे हैं। यूट्यूब के अंदर जो वीडियोस आपको मिलते हैं वो लिमिटेड नंबर ऑफ वीडियोस मिलते हैं, जो भी कोर्स आप सब्सक्राइब कर रहे हैं। नेटवर्क के अंदर यू गेट ऑल द मटेरियल, आपको सारे वीडियोस मिलते हैं, पीडीएफ जो है वो भी मिलती है, एंड टाइम टू टाइम गाइडेंस जो है और गाइडेंस वीडियोस जो होते हैं वो भी मिलते हैं, ठीक है। यूट्यूब के लिए इशू थोड़ा सा जो है वो यूट्यूब की साइड से ये है कि काफी सारे लोग जो है वो बताते हैं कि पेमेंट करने के बाद भी वीडियो नहीं देख पा रहे हैं, या फिर पेमेंट जो करते हैं अमाउंट डेबिट हो गया लेकिन एक्सेस नहीं मिल पा रहा है। और थोड़ी देर के बाद अगर आप देखेंगे, क्योंकि यूट्यूब इज अ वेरी बिग कंपनी, ऐसा तो नहीं है कि दे विल जस्ट एक्सेप्ट द पेमेंट और एक्सेस आपको नहीं देंगे। कुछ देर के बाद आप देखेंगे कि जो पेमेंट है वो रिवर्स हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर यूट्यूब जो है काफी कम कार्ड्स जो है वो एक्सेप्ट करता है, बट नेटवर्क के ऊपर आप जो भी कार्ड या जो भी पेमेंट वे यूज करना चाहें वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी आपको सही लगता है, आपको 1 महीने का सब्सक्रिप्शन चाहिए या 1 साल का पूरे कोर्स का सब्सक्रिप्शन चाहिए, आपको लिमिटेड वीडियोस देखने हैं या फिर आपको पूरा कोर्स जो है वो देखना है अलोंग विद द पीडीएफ्स एंड द गाइडेंस वीडियोस, तो आप अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं दोनों के अंदर में से जो भी आपको प्रेफरेबल लगता है, ठीक है। जहां तक कार्ड्स की बात आती है उसमें, बिकॉज जो रोल है वो नेट मौका लिमिटेड है, यूट्यूब ही डिसाइड करता है कि वो कौन से कार्ड एक्सेप्ट करता है, कौन सी पेमेंट एक्सेप्ट करता है, किसको एक्सेस देता है, कहां पर एक्सेस नहीं देता है, वो पूरा का पूरा यूट्यूब के हाथ में ही रहता है। बिकॉज आप में से कुछ लोगों के मेल्स मेरे पास आए थे कि यहाँ पर एक्सेस उनको नहीं दिया गया, फिर कुछ देर के बाद एक मेल और आया कि जो पेमेंट थी वो रिवर्स कर दी गई। तो यहाँ पर यूट्यूब, बिकॉज दे आर एक्सेप्टिंग वेरी फ्यू कार्ड्स, कुछ ही कार्ड्स की जो पेमेंट है वो एक्सेप्ट करें, तो ये प्रॉब्लम जो छोटी सी है वो देखने को मिल सकती है। हो सकता है आगे आने वाले टाइम में यूट्यूब जो है ज्यादा से ज्यादा कार्ड्स को एक्सेप्ट करे और फिर आपको पेमेंट करने में आसानी हो। चलिए, तो आप यहाँ पे अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं। आई सजेस्ट डेफिनेटली कि आप नेटवर्क पे आए और जो सब्सक्रिप्शन है यहाँ पर ले। हम भी काफी जल्दी यहाँ पे एक 1 मंथ वाला सब्सक्रिप्शन जो है वो यहाँ पे लॉन्च करने वाले हैं, ताकि अगर आपको ज्यादा टाइम के लिए नहीं जाना है यू कैन गो फॉर 1 मंथ ऑल्सो, ठीक है। लेकिन हाँ, यहाँ पर ये है कि डायरेक्टली वी कैन हेल्प यू विच मे नॉट बी पॉसिबल इन द केस ऑफ यूट्यूब। चलते हैं जल्दी से आज के टारगेट स्लाइड के ऊपर। 10 में से आप कितना स्कोर करने वाले हैं इसके बारे में जरूर बताइएगा, क्योंकि कट ऑफ जो है वो तो 6 की है, लेकिन एक टारगेट सेट करना काफी जरूरी होता है किसी भी एग्जाम के लिए। जब भी आप एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये जरूर आप टारगेट करके चलें कि आप कितने स्कोर को यहाँ पर ले रहे हैं या फिर क्या रैंक टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि जब तक आप किसी चीज को टारगेट नहीं बनाते हैं तब तक डेफिनेटली वो आपकी रीच से भी दूर रहता है, ठीक है। टारगेट बनाते हैं तो हमेशा वो आपके दिमाग में सबकॉन्शियस में रहता है, और इसी वजह से आपके जो एफर्ट्स हैं वो उस तरीके से गाइड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर somebody इज प्रिपेयरिंग फॉर एन एग्जामिनेशन, उसने अपना टारगेट बनाया कि मुझे क्या करना है, मुझे बैंक पीओ का एग्जाम क्रैक करना है, ठीक है। या फिर किसी ने कहा कि मुझे एसएससी क्रैक करना है, किसी ने कहा मुझे
पीसीएस क्रैक करना है, किसी ने कहा मुझे यूपीएससी क्रैक करना है। तो ये जो टारगेट होते हैं ये काफी जरूरी होते हैं। तो हो गया एक बिगर टारगेट एग्जाम का। लेकिन हाँ, छोटे छोटे लेवल पे भी, क्योंकि यूपीएससी डिसाइड किया आपने क्रैक करना है या बैंक पीओ आपने डिसाइड किया, तो वहां पर भी आपको छोटे छोटे टारगेट्स बनाने होते हैं कि हम इसको किस तरीके से क्रैक करेंगे, डेली कितने घंटे पढ़ेंगे, क्वालिटी ऑफ स्टडी कैसा रहेगा, कितने दिन में कौन सी बुक को कंप्लीट करेंगे। तो ये छोटे छोटे टारगेट्स में बनाना काफी जरूरी होता है, क्योंकि जब स्मॉल टारगेट्स आप हिट करते चलेंगे ना, तो बड़ा टारगेट भी अपने आप हिट होता जाएगा। ठीक है, मतलब डेली बेसिस पे अगर आप अपने टारगेट को हिट करते जाएंगे तो एक साल के बाद जो एक ईयरली टारगेट होगा वो हिट होगा या नहीं होगा? डेफिनेटली होगा, क्योंकि डेली बेसिस पे जब आप अपने टारगेट को हिट कर रहे हैं तो 30 दिन जब पूरे होंगे तो आपके मंथली टारगेट भी हिट हो जाएंगे। जब वो मंथली टारगेट हिट होंगे, 12 महीने कंप्लीट होंगे, तो आपका ईयरली टारगेट भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। देयरफॉर टारगेट सेटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कि 10 में से आप कितना स्कोर करेंगे। इट्स अ वेरी सब कंपोनेंट ऑफ क्रैकिंग दिस एग्जामिनेशन। तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखा करें इस चीज को। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट टेबल्ड अ बिल इन द असेंबली टू प्रोवाइड राइट टू सिट? राइट टू सिट का एक बिल है, राइट टू सिट को लेकर, वो कौन सी सरकार के द्वारा अभी रिसेंटली लेकर आया गया है? ठीक है, तो बेसिकली हुआ क्या है, काफी सारी फैक्ट्रीज ऐसे होती हैं, काफी सारी असेंबली लाइंस ऐसे होती हैं जहां पर वर्कर जो है 6-6 घंटे, 8-8 घंटे, 9-9 घंटे, जितने घंटे भी काम करते हैं, टोटली 100% खड़े रहते हैं। ठीक है, आपने असेंबली लाइंस में देखा होगा, आपने टेक्सटाइल सेक्टर में देखा होगा, आप होटल में एंटर करते होंगे, फ्रंट डेस्क पे आपने देखा होगा कि वो लोग 12-12 घंटे, 8-8 घंटे जितनी भी ड्यूटी देते हैं, चाहे वो ओवर टाइम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वहां पर चेयर नहीं रखी होती है, वो खड़े होकर ही काम करते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके की एक मांग जो थी वो 2019 में भी उठी थी, 2020 में भी उठी थी, जिसके अंदर केरला के बारे में यहाँ पर बात करी गई थी। तो केरला के कुछ वर्कर्स ने इसको लेकर बात करी कि राइट टू सिट जो है वो हमें देना चाहिए। हम 8-8, 10-10 घंटे खड़े होकर काम करते हैं और ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करता है, मेंटली भी और फिजिकली भी। अब जो है रिसेंटली ये बिल लेकर आया है तमिलनाडु के अंदर, क्योंकि केरला के अंदर ये चेंज पिछले साल ही कर दिया गया था। अभी जो है तमिलनाडु भी, क्योंकि केरला का पड़ोसी देश है, डेफिनेटली यहाँ के वर्कर्स ने भी देखा होगा कि केरला के अंदर अगर इस तरीके की चीजें लाई जा सकती है तो तमिलनाडु के अंदर क्यों नहीं। ठीक है, तो रिसेंटली तमिलनाडु गवर्नमेंट ने एक बिल जो है लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर पेश किया है, ताकि तमिलनाडु शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट जो कि 1947 आजादी के टाइम का है, उसके अंदर बदलाव किया जा सके, ताकि लोग जो है जो ऐसे डिफिकल्ट सिनेरियो के अंदर काम करते हैं उनको बैठने का जो राइट है, कुछ ना कुछ ऐसे अरेंजमेंट जो है वो करा के देना काफी जरूरी है। क्योंकि लॉन्ग आवर्स जब आप खड़े रहते हैं तो फिजिकल कॉन्सिक्वेंसेस उसके होते हैं, एम्प्लॉइज की जो फिजिकल हेल्थ होती है, जो मेंटल हेल्थ होती है, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं हर्ट होती है। ठीक है, एक वेरिकस वेन्स होती है दैट आर आल्सो कॉज्ड बाय इंक्रीज ब्लड प्रेशर। तो यहाँ पर जो लोग ऑलरेडी डायबिटिक हैं, किसी तरीके की पहले से ही डिसीज या डिसऑर्डर से सफर कर रहे हैं, तो ये एक तरीके से प्रॉब्लम फर्दर क्रिएट करती है उनकी लाइफ के अंदर। ठीक है, चलिए, सो आंसर क्या हो जाएगा बी। तो साउथ इंडिया की जो 2 स्टेट्स है वहां पर तो इसको लेकर काम चल ही रहा है, केरला एंड तमिलनाडु। बहुत जल्दी लगता है कि सेंट्रल इंडिया और नॉर्थ इंडिया, मे बी द रेस्ट ऑफ द इंडिया के अंदर भी ये चीज आपको देखने को मिलेगी, जहां पर एम्प्लॉइज के राइट्स के बारे में बात करी जाएगी। लेट्स डिस्कस अबाउट FXS. Which of the following statement is or are correct about FXS? सो फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम के बारे में पूछा कि बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। ठीक है, तो आपको अंडरलाइन करना है जो टॉपिक है और जो चीज पूछी गई है उसे आपको सर्कल में डालना है। इज इट मोर प्रेवलेंट इन विमेन? क्या ये विमेन में, महिलाओं में ज्यादा प्रेवलेंट होता है? मेल्स आर द ओनली कैरियर्स, मेल्स इसके अंदर ओनली कैरियर्स होते हैं। इट इज एसोसिएटेड विद ओनली फीमेल, ये सिर्फ फीमेल महिलाओं के साथ एसोसिएट करता है। और जो मेल्स हैं वो किस चीज का काम करते हैं? वो सिर्फ इसे एक जगह से दूसरी जगह पे कैरी ऑन करने का, ठीक है, फैलाने का काम करते हैं। तो यहां पर मैं आपके जो 10 सेकंड्स हैं वो शुरू कर देता हूं, आप करिए इसके बारे में आंसर, फिर करते हैं डिस्कशन इसको लेकर। सोचिए, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम काफी अंडर रिकॉग्नाइज सिंड्रोम जो है ये बताया गया है। बेसिकली यंग एज के अंदर जो डायग्नोज है इसका उतने अच्छे से नहीं हो पा रहा है, इसी वजह से न्यूज में था। और यहां पर बात करें इज इट मोर प्रेवलेंट इन विमेन, देखिए मैंने आपको बताया कि यूपीएससी के अंदर क्या होगा, बहुत बार जो क्वेश्चन है वही आपको हिंट देगा, जो क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट्स होती हैं वही आपको हिंट देंगी, जो कि आपको आंसर करने में हेल्प करेगा। जैसे अगर आप यहां पर देखिए लिखा है मोर प्रेवलेंट इन विमेन, मतलब विमेन के अंदर मेल से ज्यादा होता है। इट इज एसोसिएटेड विद ओनली फीमेल, तो पहली और तीसरी स्टेटमेंट देखेंगे आप एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, तो या तो दोनों में से एक ठीक होगी या फिर दोनों भी गलत हो सकती है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं। लेकिन ये चीज ध्यान रखिएगा, इट इज मोर प्रेवलेंट इन विमेन एंड इट इज एसोसिएटेड विद ओनली फीमेल, दोनों सही नहीं हो सकती, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि यहां पर कहा जा रहा है कि विमेन में ज्यादा होता है मेल से, और यहां कहा जा रहा है कि सिर्फ विमेन में होता है, तो दोनों स्टेटमेंट जो वो ठीक नहीं हो सकती। और इसी तरीके के हिंट आपको क्वेश्चंस के अंदर भी मिलेंगे। और जब 1 और 3 जो है वो ठीक नहीं हो सकता है, तो यहां पर बी तो आप वैसे ही एलिमिनेट कर दीजिए। ये तो आपको अगर नॉलेज नहीं भी है
आपने एफ एक्सेस के बारे में कभी पढ़ा भी नहीं है, तो भी कॉमन सेंस को यूज करके टू आफ्टर रीडिंग बिटवीन द लाइंस यू विल बी एबल टू एलिमिनेट वन ऑफ द ऑप्शन। अब आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर, इज इट मोर प्रेवलेंट इन विमेन? देखिए जो फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम होता है ये अगर महिलाओं की बात करें तो 11,000 महिलाओं के पीछे एक महिला में पाया जाता है, लेकिन पुरुषों में इन द मेल्स यू विल फाइंड इट इन 1 आउट ऑफ 7,000 मेल्स। ठीक है, तो यहां पर मोर प्रेवलेंट किसके अंदर है? मेल्स के अंदर, विमेन के कंपैरिजन में। ठीक है, तो इट इज मोर प्रेवलेंट इन विमेन, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती है। ठीक है, इट इज एसोसिएटेड विद ओनली फीमेल, ये तो वैसे ही गलत होगी क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये दोनों के अंदर है, मेल फीमेल के अंदर। तो 1 और 3 जहां पर भी होगा वो तो आप वैसे ही एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट मैंने आपको बताई गलत है। सेकंड स्टेटमेंट के बारे में आपको नॉलेज है या नहीं है? बचा हुआ ऑप्शन क्या है? डी, मतलब यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? डी, क्योंकि जैसे ही पहली और तीसरी स्टेटमेंट को हमने एलिमिनेट करा, देखिए यहां पर 1 भी नहीं हो सकता आंसर में, 3 भी नहीं हो सकता आंसर में, तो ऐसे ऑप्शंस को तो हम एलिमिनेट ही कर देंगे। ठीक है, अब वैसे फिर भी सेकंड स्टेटमेंट के बारे में बता देता हूं, मेल और फीमेल दोनों ही इसके अंदर कैरियर होते हैं, ध्यान रखिएगा। इसी वजह से ओनली की वजह से ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाती है, और वैसे भी जहां पे ओनली शब्द आ जाता है 70 to 80% चांस हो जाते हैं उस स्टेटमेंट के गलत होने के। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा इसके बारे में। यंग पॉपुलेशन में ज्यादा होता है और ये नंबर भी मैं आपको बता चुका हूं, बहुत मेल फीमेल में होता है। मदर जो इसमें कैरियर होते हैं, दैट हैज अ 50% चांस ऑफ पासिंग द जीन, म्यूटेटेड जीन जो होता है वो बच्चों के अंदर पास ऑन करती है। कौन? जो फीमेल है, जो मदर होती है। ठीक है, मेन जो है दे आर द कैरियर्स, बट वो जो है प्री म्यूटेशन को अपने सन के अंदर पास नहीं करते लेकिन डॉटर के अंदर पास करते हैं। तो मतलब अगर मैं आपको बताऊं, अगर मदर कैरियर है तो यहां पर जो जीन है वो दोनों बच्चों में जा सकते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। लेकिन अगर यहां पर ये मदर है, ठीक है, अगर फादर है वो मेल के अंदर नहीं पास ऑन करते लेकिन फीमेल के अंदर पास ऑन कर सकते हैं, जो कि आगे जाके फिर कैरियर बनेंगे और फिर आगे वो मेल फीमेल दोनों में पास ऑन कर पाएंगे। ठीक है, इस तरीके से ये पूरा जो आपका सर्कल है वो चलता रहता है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि आपसे वीपीएन के बारे में पूछ रहा है। वीपीएन आर यूजुअली यूज्ड टू एक्सेस ब्लॉक वेबसाइट। तो वीपीएन का इस्तेमाल जो है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क जो होता है इसका इस्तेमाल ब्लॉक वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए किया जाता है, हो सकता है। डार्क वेब इज द पार्ट ऑफ इंटरनेट दैट वी एक्सेस रेगुलरली। तो डार्क वेब वो इंटरनेट का पार्ट होता है जिसको हम ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे या फिर यूजुअल हम जो है एक्सेस करते हैं। 10 सेकंड्स में आपको टाइम दे रहा हूं, सोचिए, क्योंकि अभी हमारी एक स्टैंडिंग पार्लियामेंट्री कमेटी थी जिन्होंने कहा कि वीपीएन को बैन कर देना चाहिए भारत के अंदर, क्योंकि इसकी वजह से साइबर सिक्योरिटी के जो इश्यूज है वो यहाँ पर अराइज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वीपीएन का इस्तेमाल काफी सारे कामों के लिए किया जाता है। हमने कुछ दिन पहले भी इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था, जिसके अंदर ब्लॉक वेबसाइट को एक्सेस करना, कुछ लोग टॉरेंट जो है, जो कि ऑफकोर्स इलीगल है, उसको डाउनलोड करने के लिए यूज करते हैं। इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क है वो है कि अपने नेटवर्क को प्राइवेट बनाना। काफी सारी गवर्नमेंट एजेंसीज जो है वो भी इसको यूज करती हैं, काफी सारे बड़े बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस जो है वो भी इसको यूज करते हैं, ताकि उनका जो फाइल ट्रांसफर होता है वो क्या हो सके, वो सिक्योर हो सके। ठीक है, अगर एक पॉइंट से, मान लीजिए डिवीजन से हेडक्वार्टर में अगर कोई फाइल भेजनी है, अगर वो वीपीएन के थ्रू होगी तो सिक्योरिटी उसकी ज्यादा रहेगी, वो सिक्योर नेटवर्क के ऊपर करी जा रही है। ठीक है, सो वीपीएन आर यूजुअली यूज्ड टू एक्सेस ब्लॉक वेबसाइट। तो यस, तो यहाँ पर पहली जो स्टेटमेंट है वो तो ठीक हो जाती है, लेकिन डार्क वेब क्या होता है? देखिए, फॉर एग्जांपल दिस इज द वेब। इसको आप एक सी के तरीके से देखिएगा, समुद्र है, समुद्र के अंदर एक ऐसा जोन होता है जो कि जहां पे आपको, जो फोटिक जोन में नहीं है और फोटिक जोन के नीचे भी नहीं है, जहां पर आपको लाइट नहीं दिखाई देगी। ठीक है, काफी डार्क रहेगा वो। और डिस्कवरी पे आपने कुछ मूवीज देखी होंगी या ऐसे डॉक्यूमेंट्रीज देखी हैं, तो वहां पर आपको पता चलेगा कि ये वो प्लेसेस होते हैं जहां पर आपको बेसिकली पूरा लाइट का जो बंदोबस्त है वो करके जाना पड़ता है, टॉर्च वगैरह लेकर जाना पड़ता है, ताकि आप नीचे अंडर सी लाइफ कैसे उसके बारे में आपको पता चल सके। इंटरनेट भी कुछ इसी तरीके से होता है। देयर इज वन पार्ट ऑफ द इंटरनेट दैट इज एक्सेसिबल टू ऑल, जो आप यूज कर सकते हैं। आप अपने क्रोम या कोई भी ब्राउजर आप यूज करते हैं, उस पर कोई भी वेबसाइट डालेंगे दैट विल बी ओपन, वो ओपन हो जाएगी। ठीक है, लेकिन देयर इज अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द इंटरनेट जो कि आपके यूजुअल ब्राउजर से नहीं आप एक्सेस कर सकते, दैट इज कॉल्ड द डार्क वेब। ठीक है, अब यहाँ पर यूजुअली डार्क वेब का जो इस्तेमाल है काफी सारे टेररिस्ट भी करते हैं, हैकर्स भी करते हैं। और यहाँ पर जैसे अगर आपको अमेजोन से कुछ परचेज करना, आपको क्लोथ परचेज करने, तो अमेजोन, मिंत्रा, H&M, कोई भी आप वेबसाइट या एप्लीकेशन जो है वो यहाँ पर यूज करके उससे अपना परचेज कर सकते हैं। लेकिन जो इलीगल प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि ड्रग ट्रैफिकिंग होती है, ड्रग को सेल परचेज किया जाता है, वेपन को सेल परचेज किया जाता है, या फिर कहीं की ह्यूमन को सेल परचेज किया जाता है, जो कि आपको अदरवाइज दूसरी वेबसाइट पे नहीं दिखाई देंगे, वो आपको डार्क वेब पे दिखाई देगा। सो डार्क वेब जो है इट इज द पार्ट ऑफ द इंटरनेट जो कि हम यूजुअली एक्सेस नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए ध्यान रखिएगा। तो दिस इज द डीप वेब, डार्क वेब मैंने आपको बता दिया, और यहाँ पर जो इसको एक डायग्राम के थ्रू दिखाई ये भी देख लीजिएगा।
चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जो कि गोतमार फेयर के बारे में है। अभी रिसेंटली न्यूज में था, पूछा है कि ये कहां से रिलेट करता है, क्या ये राजस्थान से रिलेट करता है, उड़ीसा से, बिहार से या फिर मध्य प्रदेश से। सो रिसेंटली मोर देन 400 पीपल जो थे वो इस फेयर के अंदर इंजर्ड हो गए। क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें क्या है, बेसिकली दो गांव के लोग हैं। मान लीजिए ये पहला गांव है, ये दूसरा गांव है। ये आते हैं नदी के किनारे, और नदी के किनारे यहाँ पर एक पेड़ के ऊपर एक बेसिकली फ्लैग जो होता है वो लगाया जाता है, और दोनों गांव के जो लोग हैं वो कोशिश करते हैं इस फ्लैग को उतारने की। जो गांव के लोग इस फ्लैग को उतार पाते हैं वो जीत जाते हैं, लेकिन उतारना आसान नहीं है, क्योंकि एक ट्विस्ट है इस गेम के अंदर। जब भी इस गांव के लोग आगे जाएंगे तो सामने वाले पत्थर मारेंगे, इसी तरीके से वाइस वर्सा ये गेम चलता रहता है। और अभी ये जो पत्थर मारने का पूरा गेम था, इसकी वजह से 400 लोग इंजर हुए, जिसके बारे में यहाँ पर बात करेगी। सेंचुरी ओल्ड ट्रेडिशन माना जाता है, इसी वजह से इसे जो है फॉलो किया जाता है। इसे ब्लडीएस्ट फेयर भी माना जाता है पूरी दुनिया के अंदर। ठीक है, यहाँ पे दो विलेज के जो लोग हैं वो सामने आते हैं, और ये आपका सेलिब्रेट किया जाता है छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट एमपी के अंदर। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी विल बी द करेक्ट आंसर। गोतमार फेयर के बारे में ध्यान रखिएगा। चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट टॉपिक जो कि प्राण पोर्टल को लेकर है। पूछा गया प्राण पोर्टल जो है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया, क्या ये एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा किया गया है, हेल्थ मिनिस्ट्री, आयुष, या फिर नन ऑफ द अबव। 10 सेकेंड्स मैं आपको देता हूं, सोचिए इसके बारे में। चलिए, तो आई होप आपने सोच लिया होगा आंसर के बारे में। यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर अभी रिसेंटली न्यूज में थे, क्योंकि उन्होंने प्राण पोर्टल जो है, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, पोर्टल फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर पोल्यूशन इन नॉन अटेनमेंट सिटीज। ठीक है, नॉन अटेनमेंट सिटीज क्या होती है उसके बारे में बताऊंगा। तो प्राण पोर्टल को लॉन्च किया गया एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा, और ये जो है पोर्टल है किस चीज के लिए, एयर पोल्यूशन के रेगुलेशन के लिए। नॉन अटेनमेंट सिटीज वो सिटीज है जिनकी एयर पोल्यूशन को कर्टेल करने में या काउंटर करने में जो परफॉर्मेंस है वो उतनी बेहतर नहीं है, और जब यहाँ पे परफॉर्मेंस बेटर नहीं है तो उसे इंप्रूव करना काफी जरूरी है, और उसको लेकर ही यहाँ पर बातचीत करी जाती है। अवेयरनेस प्रोग्राम जो है उसके तौर पर भी इसे लेकर आया गया है। आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए विल बी द करेक्ट आंसर। ये जो पोर्टल है ये एनसीएपी दैट इज नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अंतर्गत आता है, जो कि अगेन एयर पोल्यूशन को रेगुलेशन करने के लिए है। इसके अलावा नॉन अटेनमेंट सिटीज आर द सिटीज, जैसे मैंने आपको बताया, जो कि अपनी नेशनल एयर क्वालिटी जो है, नेशनल एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड जो है हमारे, उसको मीट करने के लिए फेल कर जाती है। ठीक है, तो यहां पर पिछले 5 सालों में जो सिटीज नेशनल एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं कर पाई उनको कहा जाता है नॉन अटेनमेंट सिटीज। ठीक है, ये डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है प्रीलिम्स के अंदर, तो ध्यान रखिएगा इसके बारे में भी। चलते हैं एनसीईआरटी 50 डेज रिवीजन सीरीज, 100 डेज एंड 200 डेज की जो सीरीज आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। जस्ट लेट मी लाइक ब्रीफ यू फॉर दिस, क्योंकि यहाँ पर 50 डेज रिवीजन सीरीज जो है वो 2022 के स्टूडेंट्स को नहीं लेनी है। दिस इज फॉर 2021 स्टूडेंट्स, जो लोग अभी अक्टूबर 10th को एग्जाम देने जा रहे हैं और उनको लगता है कि स्टैटिक पोर्शन को वो इंप्रूव कर सकते हैं, या फिर स्टैटिक पोर्शन उनका उतना बेहतर नहीं हुआ है यार, यू कैन गो फॉर 50 डेज रिवीजन सीरीज। क्योंकि यहाँ पर आपका 7 वीक्स 7 सब्जेक्ट जो कि आपके टाइम अभी हाथ में है, उसी को ध्यान में रखकर बनाई गई है कि विद इन द मिनिमम पॉसिबल टाइम आप क्या कर सकते हैं, विद इन द मिनिमम पॉसिबल टाइम जो है आप यहाँ पर अपने स्टैटिक पोर्शन को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जो लोग नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी कर रहे हैं, देन यू कैन गो फॉर द 100 डेज 200 डेज का जो क्रैश कोर्स है इसके लिए जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको एम्पल टाइम मिलेगा डे वाइज तैयारी करने के लिए। ठीक है, तो 100 दिन आप अपने डेडिकेट कर सकते हैं, 3 महीने में आपकी काफी अच्छी तैयारी यहाँ पर हो जाती है, और यहाँ पर 6 मंथ्स का जो टाइम है आपको मिलता है, और यहाँ पे 6 मंथ्स में डेली बेसिस पे आपको जो है असाइनमेंट दिए जाते हैं जिसको आप तैयार कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि नहीं फाउंडेशन तरीके से तैयारी करनी है तो यू कैन गो फॉर मिशन यूपीएससी 2022 एज वेल। चलिए, जो भी आपको कोर्स सुटेबल रखता है उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। रिसेंटली पीएलआई स्कीम इज लॉन्च्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर। पीएलआई स्कीम जो है अभी रिसेंटली किस सेक्टर के लिए लॉन्च करी गई है, क्या ये डिफेंस के लिए करी गई है, कंप्यूटर्स के लिए, टेक्सटाइल के लिए, या फिर मेटल के लिए? जल्दी से बताएं क्या आंसर होगा। चलिए, सो गवर्नमेंट ने अभी अभी देखिए, पहले ही कंप्यूटर के लिए, मोबाइल के लिए स्कीम को लेकर आया जा चुका है। ठीक है, और ये सक्सेसफुल भी रही है काफी, लेकिन अभी रिसेंटली जो है इसे टेक्सटाइल के लिए लेकर आया गया है। ठीक है, यहाँ पे बजट जब स्पीच दी गई थी तभी बता दिया गया था कि 1.96 लाख करोड़ जो है वो पीएलआई स्कीम्स, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, मतलब जितना प्रोडक्शन करेंगे उतना इंसेंटिव दिया जाएगा, ये स्कीम लेकर आई गई। तो ये ऐसे एरियाज के लिए ही लाई जाती है जिस एरिया को सरकार बढ़ावा देना चाहती है। आंसर तो हो जाएगा सी, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीजें अगर हम देखें, टेक्सटाइल में लाने से फायदा क्या होने वाला है। टेक्सटाइल में लाने से एक तो मैन मेड फाइबर के अंदर इसको लेकर आया जा रहा है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है उनको यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज उनके लिए क्रिएट होना शुरू हो जाएंगी, और इस पर्टिकुलर स्कीम के लिए 10,000 करोड़ से ऊपर का
आउटले जो है वो भी रखा गया ताकि यहाँ पर टेक्सटाइल प्रोडक्शन को भी बढ़ावा दिया जा सके और साथ ही साथ से ज्यादा लोगों के लिए जो एम्प्लॉयमेंट है उसे भी जनरेट किया जा सके। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। हेरिडिटी एनोमली आउटलुक इंडेक्स ये रिलीज किया गया है कौन सी एजेंसी के द्वारा? टाइम पीरियड में शुरू कर देता हूं, आपके सामने चार ऑप्शन है, CAZRI, IMD, इनकोइस या फिर इक्रीसेट। किसके द्वारा हेरिडिटी एनोमली आउटलुक इंडेक्स जो है वो लेकर आया गया है? तो यहाँ पे लेटेस्ट हेरिडिटी एनोमली आउटलुक इंडेक्स रिलीज किया गया है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा। IMD इज द करेक्ट आंसर। और यहाँ पे IMD के द्वारा कहा गया कि देखिए जो हेरिडिटी है, इवन दो रेनफॉल नॉर्मल हुई है हमारी कंट्री के अंदर, लेकिन कुछ जगह पे बहुत ज्यादा, कुछ जगह पे बिल्कुल कम, तो 90% ऑफ हमारी कंट्री जो है वो ड्रायर रही है यूजुअल, अगर हम उसे कंपेयर करते हैं, एवरेज से कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो मॉनसून सीजन के अंदर रेनफॉल तो नॉर्मल है, लेकिन जो रेनफॉल है ओवरऑल नॉर्मल है, कुछ एरियाज के अंदर ज्यादा, बहुत ज्यादा, और कुछ एरियाज के अंदर बिल्कुल कम। तो ओवरऑल 90% कंट्री जो है ड्रायर जो है वो यहाँ पर रही है, ये यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, चलिए बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। IMD के बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। IMD का जो हेडक्वार्टर है, ये कोई आज की एजेंसी नहीं है, अंग्रेजों के टाइम पे बनाई गई, ब्रिटिशर्स के टाइम की एजेंसी है। तो इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 8 जो है टेक्निकल टेक्सटाइल को लेकर है, क्योंकि अभी हमने देखा कि PLI स्कीम जो है वो टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर लेकर आई गई है, बट टेक्सटाइल के अंदर भी टेक्सटाइल अलग अलग तरीके के होते हैं। टेक्निकल टेक्सटाइल क्या होता है? सो टेक्निकल टेक्सटाइल जो है किस एरिया के अंदर, किस सेक्टर के अंदर यूज किया जाता है? क्या ये एविएशन में यूज किया जाता है? क्या ये ऑटोमोबाइल के अंदर यूज किया जाता है? क्या ये हेल्थ एंड हाइजीन के अंदर यूज किया जाता है? आंसर करिए इसका। टेक्निकल टेक्सटाइल एक न्यू एज टेक्सटाइल है जिसकी एप्लीकेशन आपको बहुत सारे सेक्टर्स में मिलेंगी। ठीक है, तो इसकी एप्लीकेशन लिमिटेड नहीं है, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर हो गया, हाइजीन सेक्टर हो गया, डिफेंस हो गया, सिक्योरिटी हो गया, वाटर सेक्टर हो गया, एविएशन हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया। इन एरियाज के अंदर आप देखते होंगे काफी सारे एरियाज के अंदर कपड़े का जो इस्तेमाल है, टेक्सटाइल का जो इस्तेमाल है, कोई एक एरिया में तो नहीं होता है। ठीक है, सिर्फ कपड़े जो हम डालते हैं, उसके अलावा भी तो अगर आप देखेंगे अपने रूम में ही, आज अभी देखिएगा आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, अपने रूम में चारों तरफ देखिए कि कपड़ों के अलावा, जो कपड़े हम डालते हैं उसके अलावा जो आपका टेक्सटाइल होता है वो कोई भी हो सकता है, पॉलिएस्टर भी हो सकता है, कॉटन भी हो सकता है, किसी भी तरीके का है, तो वो किस किस एरिया के अंदर यूज किया गया। आप नेक्स्ट टाइम जब भी मान लीजिए बस में ट्रैवल कर रहे हैं, रेलवे में ट्रैवल कर रहे हैं, या कोई डिफेंस की कोई चीज देख रहे हैं, ठीक है, किसी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को देख रहे हैं, तो वहां पर भी ध्यान दीजिएगा कि टेक्सटाइल का इस्तेमाल कहां पर किया गया, क्योंकि सिक्योरिटी से लेकर ऑटोमोबाइल तक, एविएशन से लेकर हेल्थ एरिया तक, सब एरियाज में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, यहां पर आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि तीनों एरिया जो हैं वो इसके अंदर आते हैं। चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 9। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू T+1 सेटलमेंट साइकिल फॉर द स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज के लिए पूछा है, दो स्टेटमेंट देखिए कि बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। ये जो T+1 सेटलमेंट साइकिल है, इसे सेबी के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है ताकि मार्केट के अंदर लिक्विडिटी बढ़ाई जा सके, पॉसिबल है। Foreign portfolio investors, that is FPIs, may face operational challenges because of the difference in the time zone. जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं वो इस चीज की वजह से प्रॉब्लम में आ सकते हैं। टाइम पीरियड मैंने शुरू कर दिया है, जो लोग स्टॉक मार्केट के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके लिए बताना आसान है, लेकिन क्योंकि यूपीएससी सेबी से लेकर क्वेश्चन पूछ लेती है, कई बार ये पूछा जा सकता है क्योंकि ये काफी बड़ा चेंज जो है वो किया गया। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो मैंने अभी आपको एक्सप्लेनेशन में ही दे दिया था, इन्होंने T+1 सेटलमेंट साइकिल जो है उसको शुरू किया है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, बेस्ड ऑन द रिक्वेस्ट फ्रॉम वेरियस स्टेक होल्डर्स, ताकि सेटलमेंट साइकिल को कम किया जा सके। पहले जो सेटलमेंट था वो T+2 जो ट्रेड है उसके बाद 2 दिन के अंदर 48 आवर्स के अंदर किया जाता था, और ये सेटलमेंट पीरियड काफी सारे लोगों ने कहा कि ये टाइम पीरियड ज्यादा है, आप 48 घंटे की जगह इस पीरियड को कम करें। तो यहाँ पे T+1 जो एक नया फिनोमिना है, जो नया स्ट्रक्चर है, उसको लेकर आया गया है सेबी के द्वारा, ताकि क्या होगा, जब सेटलमेंट जल्दी होगी 24 घंटे जल्दी, तो मार्केट के अंदर पैसा जल्दी आएगा, लिक्विडिटी बनी रहेगी। तो पहले क्या होता था, पहले आपने आज ट्रेड किया, आपने कुछ शेयर्स परचेज करे, तो वो आपके अकाउंट में आने में, पूरी तरीके से सेटल होने में 48 घंटे का टाइम लग जाता था। क्या आप उससे पहले अपने शेयर्स को बेच सकते थे? बिल्कुल बेच सकते थे, लेकिन एक रिस्क के साथ कि 48 घंटे में वो शेयर आपके अकाउंट में आने ही आने चाहिए, नहीं आएंगे तो वहां पर प्रॉब्लम हो सकती थी। उतना डीप में आपको जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि उस वक्त फिर जो वेरियस टाइप की पेनल्टीज होती हैं वो लगाई जाती है। खैर, तो यहाँ पे इस पीरियड को शॉर्टन किया गया है। यहाँ पे अगर हम बात करें, काफी सारी कंट्रीज में T+2 यूज किया जाता है, कुछ कंट्रीज में T+1 भी यूज किया जाता है, और हमारी फेवरेट कंट्री जो है, हमारी फेवरेट नेबर कंट्री आप मान सकते हैं इसको, तो T+1 T+0 यूज करती है चाइना। ठीक है,
तो यहाँ पर जो चाइना है वो T+1 T+0 जो आपका एक सेटलमेंट साइकिल होता है उसको यूज करती है, और अभी इंडिया के अंदर भी क्योंकि चाइना को सरपास कर रहे हैं हम धीरे धीरे, T+1 को इंडिया में भी लेकर आया गया है। हो सकता है बहुत जल्दी T+0 जो है वो भी यहाँ पर लेकर आया जाए। लेकिन ऑफ कोर्स यहाँ पे जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, क्योंकि उनका टाइम जोन हमारे टाइम जोन से मैच नहीं करता है, तो वो 24 आवर्स को काउंट करना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक उनके लिए हो सकता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर? सी विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि हमारे यहाँ पे जब 6 बजते हैं जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं उनके यहाँ पर 9 भी बज सकते हैं, उनके वहाँ पे टाइम 12 भी हो सकता है। तो डिफरेंस जो है वो नंबर ऑफ आवर्स में काफी ज्यादा होता है। इसी वजह से ये जो सेटलमेंट साइकिल है उसमें थोड़ा सा परेशानी का सामना उनको शुरू के अंदर करना पड़ सकता है। चलते हैं डीपीजीए डिजिटल पब्लिक गुड अलायंस के बारे में जानते हैं। इट इज इनक्यूबेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन? डीपीजीए डिजिटल पब्लिक गुड अलायंस जो है इसको किसके द्वारा इनक्यूबेट किया जा रहा है? 4 ऑप्शन है, ओईसीडी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड बैंक या फिर यूनिसेफ। सोचिए इसके बारे में। डिजिटल पब्लिक गुड अलायंस एक मल्टी स्टेक होल्डर इनिशिएटिव है जिसका मिशन ये है कि जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है एसडीजीज, जो कि हमें 2030 तक अचीव करने, इसको एक्सेलरेट किया जाए और जल्दी से जल्दी इसे अचीव करने की कोशिश करी जाए। इट इज इनक्यूबेटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ नॉर्वे एंड यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड एंड रैलीज। और कहें ये बेसिकली काम क्या करता है? इसका मेन काम यही है कि एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के ऊपर जो कंट्रीज हैं, प्राइवेट सेक्टर्स हैं, टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स हैं, थिंक टैंक्स हैं, फिलैंथ्रोपिक डोनर्स हैं, वो यहाँ पर आए। आंसर क्या हो जाएगा? डी विल बी द करेक्ट आंसर। तो 10 क्वेश्चन हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गए। एंड अ वेरी स्मॉल फेवर विच आई वांट फ्रॉम योर साइड दैट इफ यू लाइक द वीडियो, अगर आपको लगता है कि 1% भी आपके नॉलेज के अंदर कुछ भी यहाँ पर इजाफा हुआ है तो प्लीज डू लाइक द वीडियो। ठीक है, प्लीज यहाँ पे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और जल्दी से मैं अभी आपको रिवीजन करा देता हूँ 2 मिनट के अंदर, बिकॉज ये 2 मिनट की इन्वेस्टमेंट जो होगी वो आपको 30% मोर रिटेंशन में हेल्प करेगी एग्जाम के अंदर। चलते हैं यहाँ पर जल्दी से मैं क्वेश्चन आपके सामने लाता हूँ। एक्टिव रिवीजन करने वाले, एक्टिव रिवीजन का मतलब ये है कि जैसे ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, उसको लेकर 2, 3, 4, 5 जितनी भी चीजें आप रिकॉल कर सके वो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट टेबल दिस पर्टिकुलर राइट टू सिट बिल? जल्दी से मुझे नाम बताएं उस गवर्नमेंट का, और इस गवर्नमेंट से पहले किस गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था वो भी बताएं। तो पहले केरला गवर्नमेंट लेकर आई और अभी तमिलनाडु गवर्नमेंट लेकर आई, ताकि लोगों को बैठने का अधिकार मिल सके। FXS मेल्स में ज्यादा होता है या फीमेल्स में? ये बताइएगा। बच्चों के अंदर डायग्नोस नहीं हो पा रहा था, इसी वजह से ये चिंता का विषय बन चुका है। मेल फीमेल दोनों ही कैरियर होते हैं और यहाँ पर मेल फीमेल दोनों से एसोसिएट करते हैं। मेल्स के अंदर ज्यादा पाया जाता है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि फीमेल जो है वैसे भी उनकी इम्यूनिटी बेटर होती है इवन एट द टाइम ऑफ बर्थ। फिर इसके बाद डिस्कशन हमारा हुआ था नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर, जहां पे हमने डिस्कशन में किया वीपीएन और डार्क वेब। डार्क वेब क्या ऐसा वेब होता है? यस और नो में आंसर करिएगा, जिसको हम यूजुअल बेसिस पे एक्सेस नहीं करते हैं। यस और नो बताइएगा। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क मैंने आपको बताया है, वेबसाइट्स जो ब्लॉक्ड होती है उनको एक्सेस करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ यहाँ पर हेल्प करता है जो पूरा आपका सेटअप होता है, जो पूरा आपका वर्किंग एनवायरमेंट है, उसको ज्यादा सिक्योर बनाने में। फिर हमने गोतमार फेयर के बारे में डिस्कशन किया। गोतमार फेयर कौन से राज्य से आता है? जल्दी से बताएं। पत्थर मारे जाते हैं एक दूसरे के ऊपर और यहाँ पर एक दूसरे को हराकर झंडा जो है जो बीच में बिल्कुल लगाया जाता है उसे उतारने की कोशिश करी जाती है। छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से आता है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद डिस्कशन हुआ था हमारा प्राण पोर्टल को लेकर। प्राण पोर्टल जो है वो कहाँ से आता है, कौन लेकर आया है? एनवायरमेंट मिनिस्ट्री इसको लेकर आई है। और इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि नॉन अटेनमेंट सिटीज जो है, नॉन अटेनमेंट सिटीज के ऊपर ध्यान दिया जाता है, मतलब जिन्होंने पिछले 5 सालों में अपने जो नेशनल टारगेट स्टैंडर्ड्स होते हैं उनको यहाँ पर सेट नहीं किया, उनको यहाँ पर अचीव नहीं कर पाए। नाउ जो लोग इस साल एग्जाम दे रहे हैं 2021 के लिए, तो यू कैन गो फॉर दिस पर्टिकुलर सीरीज अगर आपको लगता है कि स्टैटिक पोर्शन जो है आप अपना इंप्रूव करना चाहते हैं। जो लोग नेक्स्ट ईयर के लिए एग्जाम दे रहे हैं, आई सजेस्ट कि आप यूपीएससी 200 डेज की जो सीरीज है, इट्स अ क्रैश कोर्स जिसमें डेली बेसिस पे आप तैयारी कर सकते हैं, उसके लिए आप जा सकते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। पीएलआई स्कीम किस एरिया के लिए लाई गई है? जल्दी से मुझे बताएं। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव आपका अभी लेकर आया गया है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, पहले से ही कंप्यूटर मोबाइल के लिए इसे लेकर आया जा चुका है। ठीक है, फिर हमारा डिस्कशन इससे आगे बढ़ते हुआ होता नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को लेकर, जहां पे हमने देखा एरिडिटी एनॉमली आउटलुक को लेकर कौन लेकर आया है? आईएमडी। आईएमडी का हेडक्वार्टर कहां पर है वो मुझे जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हमारा डिस्कशन हुआ टेक्निकल टेक्सटाइल को लेकर, किस किस एरिया में टेक्निकल टेक्सटाइल जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर बहुत सारे एरियाज थे, मैंने आपको बताया था। आपने रूम में भी देखिएगा कि जो आपका यूजुअल अपैरल आपका टेक्सटाइल होता है, उसके अलावा टेक्सटाइल का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर किया गया। सो एविएशन हो, ऑटोमोबाइल हो, हेल्थ हाइजीन हो, तीनों एरियाज के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में T+1 सेटलमेंट कौन लेकर आया है? जल्दी से बताएं। एफबीआई को परेशानी होने वाली है और यहाँ पे चाइना ऑलरेडी T+1 T+0 को यूज करता है और यहाँ पर इंडिया में सेबी इसको लेकर आया है। डीपीजीए जो है वो कौन लेकर आया है? गवर्नमेंट ऑफ नॉर्वे एंड यूनिसेफ मिलकर इसको लेकर आया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए रिविजन जो हमारी कंप्लीट हो चुकी है
और मैं अभी आपको जो हमारा एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है, तो यूट्यूब के ही कमेंट सेक्शन के अंदर ये आंसर कर दीजिएगा लास्ट वीडियो से, ताकि रिवीजन भी आपकी हो जाए। जीआई टैग सिलाव खाजा स्वीट जो है ये कौन से राज्य से आती है? आप राज्य का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मेंस के क्वेश्चन जो है ऑफ कोर्स जैसे ही प्रीलिम्स आपका कंप्लीट होता है वी विल रिज्यूम देम, जैसे मेंस के क्वेश्चन हम डिस्कस किया करते थे वो मैं आपको देने वाला हूँ। मीनवाइल आप जो मेंस और इंटरव्यू का ग्रुप है उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, ये आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएंगे ये ग्रुप्स। और यहाँ पर आपको जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं जो कि आपकी जो अपने आंसर सबमिट करेंगे एंड एक्सपेक्ट करेंगे कि आप उनके आंसर चेक करें एंड आपके आंसर को भी वो चेक करेंगे, वो आपको यहाँ पर ज्वाइन करके मिल जाएगा। चलिए सो यहाँ पे जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर अपने मार्क्स लिख दीजिए, कितना आपने स्कोर किया है, टारगेट कितना भी सेट क्यों ना किया हो, जल्दी से आंसर में मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कितना स्कोर यहाँ पर 10 में से आपका आया। टेलीग्राम का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज है, जो ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप उसके ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके थ्रू जो वीकली बेसिस पे ऑल इंडिया मॉक टेस्ट होता है विद ऑल इंडिया रैंकिंग, वहां पे लीडर बोर्ड देख लिया करिए। लीडर बोर्ड करके एक ऑप्शन आपको मिलेगा, जैसे ही आप टेस्ट कंप्लीट करते हैं उससे आपको ऑल इंडिया रैंक आपका पता चल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, गुड बाय।